क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ, अब अगर यहां टाइपिंग होता ही नहीं तो हमें स्टीरियोटाइप के साथ जाना पड़ता फिर, क्योंकि उसके दिमाग में वो बैठ गया है, लेकिन यहां टाइपिंग का ऑप्शन था और वो बेटर ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए स्टीरियोटाइप इन्होंने दिया भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वाज डिस्क्राइब्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर, ये 4 प्रकार हैं बुद्धि के, इनमें से कौन से प्रकार की बात हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में दी थी। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर की एक बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड करके, जिसमें 7 प्रकार की बुद्धि की बात उन्होंने की। हालांकि आज के समय में वो 8 है एज पर एनसीईआरटी भी, और आपको उन 8 प्रकार में से कौन सा एक प्रकार यहां मौजूद है उस ऑप्शन को चूज कर लेना है। ठीक, इन पे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं अलग से भी। तो अगर मैं बात करूं, और गार्डनर ने कहा आईक्यू टेस्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं, इसीलिए कई प्रकार के बुद्धि के टाइप इन्होंने दिए हैं। बात ठीक है नहीं? 69% लोग कह रहे हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है। भाषिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि की बात गार्डनर ने की है। वो लोग जो राइटर्स हैं, वो लोग जो इवन पोइट्स हैं, वो लोग जो नॉवेल्स लिख रहे हैं, या जिनकी भाषा पे अच्छी पकड़ है, भाषा को प्रोड्यूस करने से लेकर के और उसको मतलब स्पोकन लैंग्वेज हो चाहे वो रिटन लैंग्वेज हो, तो भाषा पे पकड़ है अच्छी, तो हम ये कहेंगे वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रखते हैं, है ना। तो इसका एक बहुत ही आसान सा उदाहरण अगर आप कहेंगे तो चेतन भगत ले लीजिए, या जितने भी हमारे राइटर्स रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे प्रेमचंद की अगर हम बात करें तो उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। जेनरिक इंटेलिजेंस की उन्होंने कोई बात नहीं की कि एक जनरल इंटेलिजेंस होती है वही हर जगह काम करती है, नहीं, इनसे पहले लोग बात कर रहे थे, वो इन्होंने नहीं की। और जनरल और स्पेसिफिक की बात चार्ल्स स्पीयरमैन ने की है। फिजिकल इंटेलिजेंस की उन्होंने कोई बात नहीं की, वो काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस है जिसकी उन्होंने काइंस्थेटिक भी नहीं है, बॉडीली काइंस्थेटिक जिसको हम कहते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि, वो अलग है। इसका मतलब ये ओवरऑल शारीरिक बुद्धि नहीं है, कोई फिजिकल कोई भौतिक वो वाली बुद्धि की बात यहाँ नहीं हुई। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज बेस्ट सूटेड टू पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स विद इन दी क्लासरूम, यानी कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी ग्रुप डायनेमिक पॉजिटिव हो, यानी बच्चा ग्रुप में पॉजिटिवली सीख पाए, इसके लिए कौन सा एक रवैया सही है कि बच्चे ग्रुप में। OMR शीट डाल दीजिए, टेलीग्राम पे डाल देंगे, प्रगति लाल पीले मत हो, है ना, ऐसे ही डाल देंगे, कोई बात नहीं, डाल देंगे। जैसे ही सारी वो सब डालेंगे तो मैंने प्रीवियसली भी डाली हुई होगी, दोबारा डाल दूंगी मैं। एग्जैक्ट वही सीटेट की जो OMR शीट है शेयर ही हमने शुरू करना किया है, एग्जैक्ट सीटेट वाली। ये नहीं है पता चले आप SSC के गोले भर रहे हैं, वो जरा जरा से होते हैं, सीटेट के थोड़े डिफरेंट होते हैं। कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए, और हमने बैच में तो इवन मॉक टेस्ट में लगा के दे भी दी है, वो देखना एक बार। तो कक्षा में सकारात्मक समूह, एक पॉजिटिव ग्रुप बने क्लासरूम में, इसके लिए कौन सा एक डायनेमिक बेटर है, पॉजिटिव है। लेइंग डाउन स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल रूल्स प्रोहिबिटिंग ग्रुप इंटरेक्शन, अगर ग्रुप में इंटरेक्शन ही नहीं होगा, बच्चे आपस में बात ही नहीं करेंगे, इतना स्ट्रिक्ट रूल हो जाएगा तो फायदा क्या है, वो कौन सा पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक हुआ। डिवाइडिंग द क्लास इनटू परमानेंट एबिलिटी ग्रुपिंग, परमानेंट एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं, सब ग्रुप्स फॉर फंक्शनिंग, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग कभी कभार कर सकते हैं, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग ग्रुप बना दिया, परमानेंटली आपने डाल दिया, वो गलत है। एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास टू डायलॉग एंड कोलैबोरेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंपल फंडा है, बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है वही ऑप्शन सही है। तो समस्या समाधान के लिए आप बच्चों को बातचीत करने के लिए, डिस्कशन डिबेट के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन ग्रुप्स टू एनहेंस परफॉर्मेंस, कंपटीशन को बढ़ावा देना कोई भी समझदारी का काम नहीं है, ये कोई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता है। तो थर्ड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मैथमेटिकल डिसऑर्डर। जैसे आपसे पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीडीपी में, उसी तरह से 30 क्वेश्चन आपके सामने आज रखे हुए हैं। तो मैथमेटिकल डिसऑर्डर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज रेफर्ड टू, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता, गणित में समस्या होगी बच्चे को, कौन सा एक प्रॉब्लम है, ये डिसकैलकुलिया है, सिंपल गणन संबंधी विकार है, गुणज वैकल्य कह देते हैं, बच्चे को कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, इन सब में दिक्कत होगी। डिस्प्रेक्सिया तो मोटर स्किल्स वाला होता है, पेन पकड़ने में, चलने फिरने में, टाई लगाने में, शू लेसेस जूते के फीते बांधने में। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, डिस्ग्राफिया राइटिंग है ना। डिसकैलकुलिया है कैलकुलेशन या गणित में समस्या आएगी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, शीला एक बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, इसके बारे में समझते हैं। शीला, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, शीला अ 5-year-old गर्ल, 5 साल की बच्ची है, स्टार्टेड प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार, 5 साल की बच्ची है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार नाम के इंस्ट्रूमेंट को विदाउट एनी आउटसाइड इंस्ट्रक्शन, किसी ने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी और बजाना उसने शुरू कर दिया था जब वो 3 साल की थी तब से। दिस टैलेंट वुड कैरेक्टराइजेज हर एज अ,
इसका एक और उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने अगर शकुंतला देवी मूवी देखी है तो वो मैथमेटिक्स में अपने आप में बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड रही, बहुत क्या मतलब गिफ्टेड चाइल्ड रही, और उनको किसी ने उस तरह से सिखाया नहीं। और आपने मूवी में भी अगर देखा हो, उनके फादर कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और वो फटाक से बता देती हैं। ये कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं कुछ क्षेत्रों में, गिफ्टेड मतलब भगवान का ही गिफ्ट मान लो आप उनको एक तरह से, ठीक है ना। मैम आप रिप्लाई फनी देती हैं, क्या करें, जीवन अपने आप में फनी रागिनी, है ना। ज्यादा सीरियस लीजिएगा तो मर जाइएगा, फिर जी नहीं पाइएगा। खैर आइए एक बार समझते हैं कहानी। लिटरली मत लिया करो मेरी बातों को, ये मैं मजाक में कहती हूँ। देखिएगा, स्लो लर्नर है भाई, 3 साल की उम्र में गिटार बजाना सीख लिया बिना किसी के सिखाए। ये स्लो है, ये धीमे सीख रहे हैं, ये जरूरत से ज्यादा तेज है। चाइल्ड विद लो आईक्यू कहां से तेज होगा इस बच्चे का जो इतनी तेजी से सीख रहा है? क्यों हम अज्यूम कर लें ये बच्चा गिफ्टेड है, ठीक है ना। ऑटिस्टिक है नहीं, ऑटिस्टिक बच्चा रेपिटेटिव एक्शन करता है, बार बार रिपीट करता है सेम चीज को, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। ये बच्चा प्रतिभाशाली है, किसी एक क्षेत्र में इसके अंदर प्रतिभा है। गिफ्टेड 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका आईक्यू ज्यादा होता है, इनको इंटेलेक्चुअली ब्राइट कहते हैं। 130+ आईक्यू है मान लीजिए, वो भी गिफ्टेड है, पढ़ने में बहुत अच्छा होगा एकेडमिक्स में। दूसरा प्रकार है टैलेंटेड है बच्चा, जैसे कोई विशेष टैलेंट है, जैसे ये बच्ची जो है शीला, इसमें गिटार बजाने का टैलेंट है बचपन से ही, है ना। अगर थोड़ी सी भी ट्रेनिंग मिल जाएगी तो बहुत अच्छा करेगी। तीसरा है कोई क्रिएटिव बच्चा, कुछ नया, कुछ नोवल बनाना, कोई पेंटिंग ऐसी बनाना, कुछ डिफरेंट, कुछ नया करना। तो ये गिफ्टेड बच्चों में 3 प्रकार होते हैं। गिफ्टेड बच्चे जो है जनरली क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, ओपन एंडेड सोच रखते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 देखना फटाफट से। अ टीचर एनकरेजेस हिज और हर स्टूडेंट्स टू मेक कॉन्सेप्ट मैप्स। कॉन्सेप्ट मैप समझते हो, याद रखने के लिए आसानी हो जाती है। जैसे आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हो तो एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स होते हैं, आप एक मैप बना करके उसको समझते हैं कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे। आफ्टर टीचिंग अ टॉपिक दिस वुड बी हेल्पफुल इन। कॉन्सेप्ट मैप बनाने को यानी संप्रत्यात्मक। मैम आप भी तो गिफ्टेड हो, थैंक यू अंशुल, कभी घमंड नहीं किया यार, टैलेंट बहुत है। ये हम लोग अपने ट्यूशन के टाइम पे करते थे ऐसी बकैती, मतलब बिल्कुल बिना सर पैर की बातें, कि बहुत मतलब कभी घमंड नहीं किया, मतलब बहुत टैलेंट है। देखो एक बार, यह किस में सहायक होगा। अब मैं क्या करूं, आप लोग लिखते रहते हो, मैं कहूं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या तो मैं ये कहूं। देखो एक बार, अगर हम बात करें, देखो एक बार फटाफट से कमेंट करो। राहुल को भूख लग गई, निशा राहुल तो अपना रोटियां दबा चुका है। हमारी क्लास शुरू होने के समय पे मैं आ रही हूँ वहां से घड़ी पहनते हुए, वो अपना बैठ के खाना खा रहा है। तो निशा है आज और मैं हूँ, हम उपवास पे हैं, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब खाना खाएंगे। पनीर बना है आज, और आपको पता ही है वेजिटेरियन लोग हमारे जैसे, उनके लिए पनीर से बड़ी कोई डिश क्या ही होती होगी, है ना। देखो एक बार, बहुत बातें कर ली इधर उधर की, इधर आ जाओ वापस से। 41% हो, देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 41% हो, अभी चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट मैप की बात हो रही है। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। संकल्पनात्मक मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट का मैप, फ्लो चार्ट या किसी भी तरह से जिसमें कॉन्सेप्ट समाहित हो सके। क्लियर है बात। तो इससे क्या होगा, कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। हाँ भाई, बच्चा पेन पेपर टेस्ट ना देकर के कोई एक्टिविटी कर रहा है तो ये फॉर्मेटिव एफए है, रचनात्मक तरीका है, क्रिएटिव तरीका है आकलन का, सही है। टेस्टिंग द कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू समराइज द मेन पॉइंट्स। भाई मुख्य बिंदु को समराइज कर पाया बच्चा या नहीं उस कॉन्सेप्ट के, बिल्कुल सही बात है, पता लग जाएगा वो बना पा रहा है या नहीं, कि हमने आज क्या क्या पढ़ा तो उसने मैप बना के बता दिया। डेवलपिंग रूब्रिक्स टू इवेल्युएट द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। रूब्रिक्स होते हैं सेट स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा, एक गाइड डेवलप हो जाएगा कि बच्चा अगर इतने % बना पा रहा है तो इसका मतलब इतने % उसकी जानकारी है। तो एक गाइड, एक पैमाना होता है रूब्रिक बच्चे को जांचने का, तो वो भी डेवलप होगा इससे। टेस्टिंग द आर्टिस्टिक एबिलिटी, ये आर्टिस्टिक एबिलिटी टेस्ट करने के लिए नहीं है। आर्टिस्टिक एबिलिटी के लिए कोई ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी काम दिया जा सकता था। आर्टिस्टिक एबिलिटी इज नॉट द राइट वर्ड ओवर हियर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है यहां सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात।